बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज न्यूनेटल जॉन्डिस। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूनेट हम किसको कहते होते हैं। तो वो बच्चे जिसकी एज जो है वो एक मंथ से कम हो उसको हम न्यूनेट कह रहे होते हैं। देन आपको पता होना चाहिए कि जॉन्डिस किसको कहते हैं। जॉन्डिस आम जुबान में इसको पीलिया कहा जाता है, और अगर हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसको जॉन्डिस कहा जाता है। अब जॉन्डिस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम कहते होते हैं येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। क्या आप लोगों की जो सारी चीजें हैं ना वो क्या हो जाती होती हैं, वो पीली हो जाती होती हैं। अब बात यह है कि ये हमारी जो बॉडी के मतलब सारे पार्ट्स हैं वो पीले क्यों हो रहे होते हैं। बेसिकली आप लोगों को पता है कि आप लोगों के अंदर होते हैं आरबीसीज। आरबीसीज को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है तो इनसे बनती होती है अनकंजुगेटेड बिलरुबिन। ये वाली जो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन होती है इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट बिलरुबिन। इसका दूसरा नेम है इनडायरेक्ट बिलरुबिन। अब ये वाली जो आपकी अनकंजुगेटेड बिलरुबिन होती है ना, इसके आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए। एक ये कि ये फैट सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल है तो आपको पता है कि आपके फीसिस के अंदर तो पानी होता है, तो पानी के अंदर इट मींस कि ये डिसॉल्व होकर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो सकती। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी से किसी भी चीज ने एक्सक्रीट होना है तो वो दो तरह ही हो सकती है ना, या तो यूरिन के थ्रू होगी या आपके फीसिस के थ्रू होगी। तो फीसिस के अंदर भी पानी होता है और आप लोगों का जो यूरिन है उसके अंदर भी पानी होता है। इट मींस आपको समझ लग गया कि ये वाली जो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन है ये फैट सोल्यूबल है। इट मींस कि ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। इट मींस कि ये इस फॉर्म के अंदर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो सकती। तो अल्लाह पाक ने क्या रख दिया, आपके अंदर लिवर रख दिया। अब लिवर क्या करता है कि लिवर के पास इस तरह के एंजाइम होते हैं, यूजीटी एंजाइम होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इस अनकंजुगेटेड बिलरुबिन को, जिसको हम इनडायरेक्ट बिलरुबिन कह रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर देता है कंजुगेटेड बिलरुबिन के अंदर। अब ये वाली जो कंजुगेटेड बिलरुबिन है ये वाटर सोल्यूबल है। इट मींस आपको पता चल गया कि अब ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो सकती है। ठीक है, तो कंजुगेटेड बिलरुबिन देन जाती है, आपका पार्ट बन जाती है आपके बाइल का। अब मैं इधर अपना एक नोट अगर क्रिएट कर लेता तो अच्छा रहता था, लेकिन अभी ये बुक वैसे अल्लाह अल्लाह करके ओपन हुई है तो इसको मैं नोट पे जाऊंगा तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो खैर आपको पता चल गया कि क्या हुआ, ये आपका जनाब लिवर है। लिवर के पास क्या पहुंच गया, लिवर के पास अनकंजुगेटेड बिलरुबिन पहुंच गई। अब ये वाली जो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन है, लिवर ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया कंजुगेटेड बिलरुबिन के अंदर। कंजुगेटेड बिलरुबिन के अंदर कन्वर्ट करके इसने इसको पार्ट बना दिया आपके बाइल का। तो ये देखें यहां से आपका, अगर मे भी आपको इस चीज का आइडिया ही होगा कि आपका जो बाइल है वो कहां पे बनता है, लिवर के अंदर बनता है। अब देन वो वाला जो बाइल है वो कहां पे आ जाता होता है, वो आपके गोल ब्लैडर के अंदर आ जाता होता है। तो इट मींस कि आपका ये वाला जो बाइल है इसके अंदर ये आप लोगों की जो कंजुगेटेड बिलरुबिन है वो आ जाएगी इधर गोल ब्लैडर के अंदर। और देन ये जब भी आप लोगों को जरूरत होती है तो यहाँ से इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है आप लोगों की जीआईटी के अंदर, ड्यूडिनम के अंदर। तो यहाँ से ये वाली जो कंजुगेटेड बिलरुबिन है ये कहाँ पे पहुंच जाती होती है, ये आप लोगों की जीआईटी के अंदर पहुंच जाती है, और यहाँ से ये पार्ट बन जाती होती है आपके फीसिस का। तो इट मींस कि हमने क्या किया था, ये वाली जो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन है ये आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, ये आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग होती है। तो हमने क्या किया कि वो वाली जो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन थी उसको कंजुगेटेड बिलरुबिन के अंदर कन्वर्ट करके मेनली जो है वो फीसिस के थ्रू आपकी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट कर दिया। थोड़ी बहुत आप लोगों के यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट हो रही होती है, लेकिन मेनली जो है वो हमने इसको क्या किया, फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया। तो इसी वजह से आप लोगों के जो फीसिस हैं उनका कलर जो है वो ब्राउनिश आ रहा होता है, वो इसी कंजुगेटेड बिलरुबिन की वजह से जो है वो आ रहा होता है, जो कि आप लोगों के फीसिस के अंदर जो है वो एक्सक्रीट हो रही होती है। ठीक है जी, तो इस तरह करके आपकी एक्सक्रीशन हो रही होती है बिलरुबिन की। अब ये वाली जो बिलरुबिन है, अगर इसका लेवल नॉर्मल, इसका जो लेवल होता है वो होता है लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इससे कम होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर क्या है कि अगर इसका लेवल मोर देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो उसकी वजह से देन आप लोगों की जो स्किन वगैरह है ना वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, वो इसी तरह येलो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम जॉन्डिस कह रहे होते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये आगे हमारे पास नॉर्मल जॉन्डिस की अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है कि व्हाट इज न्यूनेटल जॉन्डिस, तो वो जॉन्डिस जो कि आप लोगों के बच्चों के अंदर हो रहा है, जो कि न्यूनेट्स के अंदर हो रहा है, तो उसको हम न्यूनेटल जॉन्डिस कहते होते हैं। वो किस वजह से हुआ, बिकॉज आप लोगों की जो बिलरुबिन की कंसंट्रेशन थी वो जनाब इंक्रीज हो चुकी है। अब बात यह है कि ये वाली जो बिलरुबिन है ये इंक्रीज क्यों हुई, हमारी बड़ी एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग बन गई। हमारी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये बन गई कि हमारी जो बिलरुबिन है वो कहां से आ रही थी, वो जनाब आ रही थी आरबीसी से। इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट बन चुका है कि जितने आरबीसी ज्यादा टूटेंगे उतनी जो बिलरुबिन की प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी। ऐसा ही है कि नहीं है, ठीक है। तो एक इट मींस कि जब आपकी हिमोलिसिस होगी, जब बहुत ज्यादा हिमोलिसिस होगी तो आपकी बहुत ज्यादा जो है वो आपके आरबीसी टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा बिलरुबिन बन रहा है, तो वो बिलरुबिन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, तो बंदे को पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। इस चीज को हम समझ चुके हैं। दूसरा क्या काज हो सकता है कि डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन, कि आपके बन तो नॉर्मल रही है कंजुगेटेड बिलरुबिन, आप लोगों की जो बिलरुबिन है वो बन तो नॉर्मल रही है, लेकिन क्या है कि यहां से आगे एक्सक्रीट नहीं हो पा रही। अब वो क्यों नहीं एक्सक्रीट हो
हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का इस डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इस डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इट मींस कि ये वाला जो बाइल का जो भी रास्ता है, या आप लोगों का लिवर यहाँ से एक्सक्रीट ना कर पाए, इट मींस कि ये वाला जो भी रास्ता है इधर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, तो क्या होगा कि आप लोगों के फीसिस के अंदर, या फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की जीआईटी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, तो बताएं आगे एक्सक्रीट हो पाएगी? तो इट मींस कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन। इट मींस कि अगर एक्सक्रीशन भी नहीं होगी तो आपकी बिलरुबिन बॉडी से नहीं निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी तो क्या हो जाएगा? आपके ब्लड के अंदर बिलोबिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो बंदे को जोंडिस हो जाएगा। इट मींस हमारा सिंपल कंसेप्ट बन चुका है कि वन ऑफ द टू मेन जो काजेज होती हैं जोंडिस की, वो एक तो ये है कि हिमोलिसिस ज्यादा होना, और दूसरी है कि आपका एक्सक्रीशन का कम होना। अब हमने क्या किया है, अब हमने इसको सब टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। सब टाइप्स के अंदर किस तरह डिवाइड किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कि इधर हमारे पास जो कौन सी बिलरोबिन है उसका लेवल आप लोगों के ब्लड के अंदर जो है वो बढ़ रहा होता है। ये देखो फिर इसने पंगा कर दिया है, व्हाट द हेक इज दिस। अच्छा हाँ, तो हम कह रहे थे कि हमने क्या किया, इसको आगे सब टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सब टाइप्स के ऊपर किस बेस के ऊपर डिवाइड किया है कि कौन सी बिलरुबिन का लेवल जो है वो आप लोगों के ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, और यहाँ से ही आप लोगों को एमसीक्यूज आता है, और यहाँ पे आप लोगों का जो दिमाग है वो खपता है। लेकिन इधर आपको बड़ा एक टिपिकल मैं एमसीक्यूज बताता हूँ। देखिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो बिलरुबिन थी ना वो दो तरह की थी, एक थी अनकंजुगेटेड बिलरुबिन, दूसरी थी कंजुगेटेड बिलरुबिन। ऐसा ही है कि नहीं है? अब देखें, इट मींस कि ये वाला जो हाइपर बिलरुबिनीमिया है जिसकी वजह से जोंडस हो रहा है, वो दोनों की वजह से हो सकता है। वो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन की वजह से भी हो सकता है, वो आप लोगों का कंजुगेटेड बिलरुबिन जो है वो इसकी भी वजह से हो सकता होता है। तो अब अगर क्या होगा, अगर पेशेंट को जो जोंडस है वो कंजुगेटेड बिलरुबिन के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा हो रहा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि कंजुगेटेड हाइपर बिलरुबिनीमिया, या इसको हमने क्या कह दिया, डायरेक्ट हाइपर बिलरुबिनीमिया जो है वो हम कह रहे होते हैं। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका ये वाला जो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया है ये ऑलवेज पैथोलॉजिकल होता है। दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यूज, और ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एमसीक्यूज को सोल्व करने में। क्या मैंने आप लोगों को बता दिया? मैंने आपको ये बताया कि जो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया है, इट मींस कि आपके पास एक जो बच्चा है ना वो प्रेजेंट कर गया। हम अपना एमसीक्यूज बनाते हैं, हमारे पास एक बच्चा जो है वो प्रेजेंट कर गया और उसको पी लिया था, जोंडस था। अब ये वाला जो जोंडस है, हमने दो चीजें, इट मींस कि जोंडस था तो हमें पता चल गया कि वो वाला जो जोंडस है वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से भी हो सकता है, वो आप लोगों की कंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से भी हो सकता है। तो अब आप देखोगे कि यार इसको किस वजह से है, तो आप लोगों ने एवेलुएट किया तो आपको पता चला कि वो वाला जो बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हुआ पड़ा था, वो उसके ब्लड के अंदर बेसिकली जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसका लेवल इंक्रीज हुआ पड़ा था। इट मींस इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कंजुगेटेड बिलिरुबिनीमिया जो है वो कह देते होते हैं। तो ये आपने समझ जाना है कि दिस इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। इट मींस कि उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई डिजीज चल रही है, इसी वजह से उसको क्या हुआ है, कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हुआ है। तो आपका एक ये, अब मैं आपका दूसरा सिनेरियो बनाता हूं ना। आपके पास एक और बच्चा प्रेजेंट कर गया और वो वाला जो बच्चा है उसे भी पी लिया था, लेकिन आपने देखा कि वो वाला जो बच्चा है उसके ब्लड के अंदर ये वाली जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना, इसका लेवल इंक्रीज हुआ पड़ा है। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल अगर बच्चे के अंदर इंक्रीज हुआ पड़ा है, इसकी वजह से उसको जोंडस हुआ पड़ा है, तो दिस इज नॉट ऑलवेज पैथोलॉजिकल। बच्चे के अंदर आमतौर पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है। ये क्यों होता है ये अभी मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। फिलहाल जस्ट आपने अपना एक एमसीक्यूज क्लियर कर लेना है कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट प्रेजेंट कर गया है और वो बच्चा है वो न्यूनेट है और उसके अंदर आप लोगों को जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसका लेवल इंक्रीज्ड मिल रहा है, तो आपने ऑलवेज पैथोलॉजी समझनी है। इट मींस कि उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो चल रही होती है। तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि अगर क्या होगा कि आप लोगों की जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है उसका लेवल उस बच्चे के ब्लड के अंदर ज्यादा होगा, तो ये दोनों तरह का हो सकता है। ये कोई फिजियोलॉजी भी हो सकती है, मींस के नॉर्मल प्रोसेस भी हो सकता है, या पैथोलॉजी भी हो सकती है। अब मैं आप लोगों को इसी चीज को समझाना चाहूंगा ताकि मैं ज्यादा तेज भी ना चलूं और हम अपना इस चीज को जरा अच्छे से समझते हैं कि अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया जो है वो फिजियोलॉजिकल भी कैसे हो सकता है और पैथोलॉजिकल कैसे हो सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए आप लोग आ जाएं इस टेबल के ऊपर जिसमें है फिजियोलॉजिकल वर्सेस पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब देखिए, आपने ना ये चीज नोट की होगी, आप मतलब जाहिर सी बात है आपके घर में भी बच्चे पैदा होते होंगे, तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनकी जो बॉडी है ना वो येलो होती है, लेकिन क्या है कि कुछ दिन गुजरते हैं, तकरीबन एक हफ्ता गुजरता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी बॉडी का कलर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते होते हैं। अब ये काम क्यों हो रहा था, दोबारा से हम अपने उसी कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हमने क्या कहा था कि आपके आरबीसीज टूटे, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बना, उसको लिवर ने क्या किया, कंजुगेट किया, फिर ये एक्सक्रीट हुआ था। हमारे पास शर्त ये थी कि जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसने कन्वर्ट होना है कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर, तो फिर इसने बॉडी से एक्सक्रीट होना है।
अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो लीवर है ना वो इतना ज्यादा मेच्योर नहीं होता, लीवर थोड़ा सा टाइम लेता है मेच्योर होने में। तो जब लीवर आपका प्रॉपर मेच्योर हो जाएगा ना तो फिर वो प्रॉपर स्पीडली काम कर रहा होता है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त लीवर इतना ज्यादा मेच्योर नहीं होता। जब आपका लीवर इतना ज्यादा मेच्योर नहीं होगा तो वो इतनी ज्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि अब वो वाला जो बच्चा है उसके अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या हुआ कि उसके अंदर ये वाली जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसका लेवल उसके ब्लड के अंदर इंक्रीज कर गया, तो उसके अंदर जोंडस हो गया। इट मीन्स कि वो वाला जो पीलिया हो रहा होता है वो नॉर्मली हो रहा होता है, क्योंकि हर बच्चा पैदा होता है, हर बच्चे का लीवर होता है, और हर बच्चे का अगर लीवर है तो वो लाजमी नहीं है कि उसके अंदर कोई पैथोलॉजी होगी तो फिर ही जोंडस होगा। तो इसको हमने क्या कह दिया, फिजियोलॉजिकल जोंडस। फिजियोलॉजिकल जोंडस में इसके अंदर आपने लिख लेना है कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जब बच्चा पैदा होता है तो उसका उस वक्त उसका जो लीवर है वो इतना ज्यादा मेच्योर नहीं होता। दूसरी बात ये कि जब आप लोग पैदा हुए या मैं पैदा हुआ तो उस वक्त हमारे नॉर्मल आप लोगों के जो एडल्ट लोग होते हैं उनके अंदर जो आरबीसीज की जिंदगी होती है वो होती है 120 डेज, 120 दिन के बाद आप लोगों के जो आरबीसीज हैं वो न्यू बन रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो न्यूनेट्स होते हैं, उनके जो आरबीसीज होते हैं वो होते हैं 60 से 90 दिन उनकी जिंदगी होती है। इट मीन्स के उनके अंदर आरबीसीज टूट भी ज्यादा रहे होंगे। इट मीन्स के हमारे पास दो प्रॉब्लम्स होगी, एक तो हमारी फैक्ट्री प्रॉपर मैच्योर नहीं है, और दूसरा ये है कि उस फैक्ट्री ने जिस चीज को एक्सक्रीट करवाना था वो भी ज्यादा बन रही है, बिकॉज आरबीसीज जो है वो ज्यादा टूट रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का फिजियोलॉजिकल जोंडस हो रहा है। ठीक है, और तीसरी बात एक और भी आती है, लेकिन वो इतना ज्यादा इसके अंदर रोल प्ले नहीं कर रही होती। वो ये कि अब मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों की जो जीआईटी है ना, जब बच्चे आप लोग बड़े होते जाते हो तो इसके अंदर जो है वो बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, और वो आप लोगों के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त आप लोगों की जीआईटी बिल्कुल स्टीराइल होती है, बिल्कुल साफ होती है। ठीक है, तो वो जो आप लोगों के बैक्टीरिया आपकी इंटेस्टाइन के अंदर रह रहे होते हैं उसको हम कहते होते हैं नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। वो नॉर्मल है, वो रहते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप लोग पैदा हुए तो उस वक्त आप लोगों की जीआईटी के अंदर वो वाले जो बैक्टीरिया हैं वो नहीं थे। अब वो जो आप लोगों की जीआईटी के अंदर नॉर्मली बैक्टीरिया रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मतलब जीआईटी के अंदर भी रह रहे हैं, मेरी जीआईटी के अंदर भी रह रहे हैं, तो वो वाले जो बैक्टीरिया हैं वो हेल्प करते हैं। वो किस चीज के अंदर हेल्प करते हैं, वो इस बिलिरुबिन को बॉडी से एक्सक्रीट करवाने के अंदर जो है वो हेल्प करते होते हैं। लेकिन वो बच्चा जो कि प्यारा सा अभी पैदा हुआ है उसके अंदर क्या है कि उसकी जो जीआईटी है उसके अंदर अभी तक बैक्टीरिया नहीं है, उसकी स्टीराइल जीआईटी है। इट मींस कि उसमें भी बिलिरुबिन की, उसके अंदर बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन इतनी ज्यादा नहीं हो सकेगी। तो ये तीनों चीजों ने क्या रोल प्ले किया, तीनों ने बिल्कुल सेम काम करवा दिया। ठीक है, लिवर सही काम नहीं कर रहा, आप लोगों की बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रही, आप लोगों के आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं, उनकी जिंदगी कम है, तो जाहिर सी बात है बिलिरुबिन की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है, बैक्टीरिया भी नहीं है, तो इट मींस कि आप इसकी एक्सक्रीशन भी कम हो रही है। तो ये वाली जो तीनों चीजें हैं ये क्या करवा देती होती हैं, ये आप लोगों के ब्लड के अंदर जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसका लेवल इंक्रीज करवा देती होती हैं, जिसकी वजह से वो वाला जो बच्चा पैदा होता है उसका कलर जो है वो पीला हो सकता है, उसको जोंडस हो सकता है। लेकिन इसके अंदर बड़ा एक टिपिकल फैक्टर आप लोगों ने याद रख लेना है, वो ये कि ये वाला जो बच्चा होगा ये पहले 24 घंटों के अंदर पीलिया इसको नहीं होगा, पहले 24 घंटों के अंदर इसको जो है वो जोंडस नहीं होगा। तकरीबन 2 से 4 डेज के अंदर, जैसे ही वो पैदा होगा उसके 2 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसका कलर जो है वो अगर पीला होना स्टार्ट होता है तो आपने समझ जाना है कि ये मोस्ट प्रोबेबली फिजियोलॉजिकल जोंडस हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या है कि जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन अगर उसका स्किन का कलर पीला है ना तो इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। अगर पहले 24 घंटों के अंदर ही हो जाएगा तो उसका क्या है कि पैथोलॉजिकल। इट मींस कि आपने समझना है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज चल रही है जिसकी वजह से उसकी जो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, एवरीथिंग का कलर जो है वो येलो हो चुका है। लेकिन अगर क्या है कि फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ तो 2-3 दिन गुजरे तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो बॉडी है ना उसका कलर पीला होना स्टार्ट हो गया, और देन क्या हुआ कि तकरीबन 1 हफ्ता गुजरा तो उसका जो पीलिया है वो खत्म हो गया। तो अगर कुछ इस तरह का सीन हो तो इसको आपने समझ जाना है ये फिजियोलॉजिकल जोंडस था, वो इन काजेस की वजह से हुआ था। ये तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो खुद ब खुद ही रिजोल्व हो जाता है, इसमें मसला नहीं होता। अब एक और मैं आपके कंसेप्ट के ऊपर वर्क करना चाहूंगा। ठीक है, अब वो होता है कि व्हाट इज प्री टर्म इन्फेंट, व्हाट इज टर्म इन्फेंट एंड व्हाट इज पोस्ट टर्म इन्फेंट। अब देखिए प्री टर्म इन्फेंट हम नॉर्मली आप लोगों का जो टर्म होता है मींस कि आप लोगों का जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है ना वो हम ले लेते होते हैं कि 38 से लेके 42 वीक्स तक, इसको हम नॉर्मल आपका जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस दौरान कोई भी बच्चा पैदा होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टर्म इन्फेंट कहते होते हैं कि ये चीज जो है वो नॉर्मल है।
अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो 38 वीक से पहले, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो मोर देन 30, लेस देन 37 वीक्स, कि एक बच्चा जो है वो 37 वीक से पहले पहले अगर पैदा हो जाए तो उसको हम कहते होते हैं कि आपका प्री टर्म इन्फेंट, मींस के उसने प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा ही नहीं होने दिया और वो जल्दी पैदा हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्री टर्म इन्फेंट कह देते होते हैं। और अगर क्या होगा, अगर कोई बच्चा जो है वो 42 वीक से ज्यादा टाइम लेगा और उसके बाद पैदा होगा तो इसको हम पोस्ट टर्म इन्फेंट जो है वो कहते होते हैं। ये थोड़ा सा आपका कंसेप्ट पे हमने वर्क कर लिया। अब दोबारा हम उसी तरफ आते हैं। हमने क्या कहा था कि जब बच्चा पैदा हुआ था, ठीक है, वो नॉर्मल नॉर्मल टाइम में पैदा हुआ था, मींस के टर्म इन्फेंट था, तकरीबन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 38वें वीक में जो है वो पैदा हो गया था, तो उसका जो लिवर था ना वो इतना ज्यादा मेच्योर नहीं था, तो इस वजह से उसके अंदर क्या डेवलप हो गया था, जोंडस जो है वो डेवलप हो गया था, फिजियोलॉजिकल जोंडस जो है वो डेवलप हो गया था। अब अगर मैं कहूं कि एक बच्चा है वो प्री टर्म इन्फेंट है, वो जल्दी पैदा हो गया, इट मींस कि उसका जो लिवर है वो और ज्यादा इमेच्योर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक बच्चा जो है वो 37 वीक्स के अंदर पैदा हो गया, या फॉर एग्जांपल 36 वीक के अंदर पैदा हो गया, इट मींस कि उसका जो लिवर है वो और ज्यादा इमेच्योर होगा, इट मींस कि उसके अंदर जोंडस होने के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों की बुक वाला क्या लिखता है कि अगर फॉर एग्जांपल टर्म इन्फेंट है तो उसके अंदर ये वाला जो जोंडस है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही रिजोल्व हो जाता है, लेकिन जो प्री टर्म इन्फेंट है जो एक हफ्ता पहले पैदा हो गया था, तो इसमें जारी सी बात है आप लोगों के 2 हफ्ते लग सकते हैं कि आप लोगों का वो वाला जो जोंडस है वो रिजोल्व कर जाए, ठीक है। तो ये आपका सिंपल कंसेप्ट बन गया है कि ये कभी भी 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं करेगा, इसके अंदर आप लोगों का जो बिलिरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा होता है। और इसमें एक और आपका एमसीक्यू जाता है कि इसमें बिलिरुबिन का जो लेवल है वो मोर देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। ये एक और आपके पास एमसीक्यू आ गया कि क्या फिजियोलॉजिकल जोंडिस के अंदर आपका बिलिरुबिन का लेवल 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज हो सकता है, तो नहीं, कभी भी इंक्रीज जो है वो नहीं होता। तो ये सारी हमने बातें किसके बारे में कर ली हैं, जो फिजियोलॉजिकल जोंडिस था उसके बारे में हम जो है वो सारी बातें कर चुके हैं। अब हम बात करना चाहेंगे आपके पैथोलॉजिकल जोंडिस की। इट मींस कि हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। हमारे पास क्या हुआ, एक बच्चा जो है फॉर एग्जांपल हमने डिलीवरी करवाई, तो तकरीबन डिलीवरी के 10 घंटे बाद ही ना वो वाला जो बच्चा है उसकी जो सारी स्किन है ना वो येलो होना स्टार्ट होगी। अच्छा, येलो होना स्टार्ट होगी, देन मैंने क्या किया कि उसके अंदर जनाब उसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल चेक किया, तो मुझे जो बिलिरुबिन का लेवल है वो भी इंक्रीज मिल गया, ठीक है। देन क्या है कि मैंने क्या चेक किया, अब इट मींस कि मुझे पता चल गया कि ये वाला जो पेशेंट है इसको क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पैथोलॉजिकल जोंडिस है, बिकॉज ये देख सकते हैं कि उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसका जो स्किन का कलर है वो जनाब येलो हो चुका है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते तो क्या होगा, वो वाला जो ये वाला जो आपका पैथोलॉजिकल जोंडिस होता है ना, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म नहीं होगा, ये तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम ले सकता है या एक हफ्ते से ज्यादा टाइम ले सकता है। अगर तो टर्म इन्फेंट होगा तो हमने क्या कहा था कि जो फिजियोलॉजिकल जोंडिस है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन ये एक हफ्ते से ज्यादा चलेगा। और अगर प्री टर्म इन्फेंट है तो उसके अंदर जो है वो 2 हफ्ते से ये ज्यादा चल सकता होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल जोंडिस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं करता होता, और ये जो है वो एक हफ्ते के अंदर खुद ब खुद ही ठीक हो जाता होता है। लेकिन आपका जो पैथोलॉजिकल जोंडिस है उसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है, ये 24 घंटे से पहले पहले जो है वो प्रेजेंट कर जाता होता है, और ये एक हफ्ते से ज्यादा रहता होता है, और उसको ये वाला जो पीलिया वाला प्रॉब्लम है वो लंबी देर के लिए चल रहा होता है। अब बात यह है कि वो वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम मतलब उधर क्यों रख रहे होते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि वो वाले जो बच्चे हैं उनको शीशे के अंदर रखते हैं और ऊपर से जो है वो एक लाइट सी पड़ रही होती है। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं लाइक आप लोगों के जोंडिस वाले, तो इनको हम वहां पे क्यों रख रहे होते हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये वो जो हम लाइट दे रहे होते हैं उसको हम कहते होते हैं फोटोथेरापी। अब वो वाली जो फोटोथेरापी है वो क्या करती है, इधर मैं नोट क्रिएट कर लूं तो हमारा इधर गंद जो है वो जरा कम बनेगा। अच्छा, अब वो वाली जो फोटोथेरापी है वो पता है क्या करती है, वो बेसिकली ये वाला जो आप लोगों का बिलिरुबिन होता है ना, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, इसी को कन्वर्ट कर देती है इसकी इस तरह की फॉर्म के अंदर जो कि सोल्यूबल होती है, सोल्यूबल इन वाटर होती है, उसको हम कहते हैं ल्यूमिविडिन, ठीक है जी। तो चलें जी हम दोबारा से बात करते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और वो प्रेजेंट कर गया जॉन्डिस के साथ, तो हम क्या करते होते हैं, उसकी फोटोथेरापी करते होते हैं। अब फोटोथेरापी का फायदा क्या होता है, अब ये वाला जो बच्चा था ना इसको जॉन्डिस पता है कौन सा था, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिनीमिया था, मींस के उसके ब्लड के अंदर जो है वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ पड़ा था। तो हम क्या करेंगे, इसकी फोटोथेरापी करेंगे, उसको जो है वो एक लाइट के अंदर जो है वो रखते होते हैं। अब देखिए जब वो ऊपर से लाइट शाइन करती है तो वो क्या करती है कि वो इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देती होती है लूमिरुबिन के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों के पास
इसने क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर दिया अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोमिरुबिन, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये वाली जो लोमिरुबिन है ये क्या होती है, ये वाटर सोल्यूबल होती है। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि कोई भी चीज अगर बॉडी से एक्सक्रीट होना चाहती है थ्रू फीसिस या थ्रू यूरिन, तो उसको क्या होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने लाइट यूज करते हुए ये वाली जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन थी जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं थी, उसको हमने वाटर के अंदर सोल्यूबल बना दिया। तो अब ये क्या होगी, अब ये इजीली जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती होती है। तो यही तो हम चाह रहे थे। तो अब इसकी वजह से ये वाली जो आपकी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये उस बंदे को डैमेज नहीं पहुंचाती होती। तो इस तरह करके हम इसको क्या कर रहे होते हैं, सिंपली जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं फोटोथेरापी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, जो प्री टर्म इन्फेंट्स होते हैं, अगर उनके अंदर जॉन्डिस डेवलप हो रहा होता है तो उनको कुछ टाइम के लिए शीशे के अंदर रखा जा रहा है। इसी तरह अगर आपका टर्म इन्फेंट है उसके अंदर जॉन्डिस डेवलप हो जाता होता है तो उसको भी हम शीशे के अंदर रख रहे होते हैं, वो एक लाइट के अंदर जो है वो रख रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम जो है वो फोटोथेरापी कह रहे होते हैं। लेकिन अगर क्या होगा, अगर आपका जो बिलिरुबिन का लेवल है वो बहुत ज्यादा, बल्कि इसके अंदर एक और मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लिनिकल एस्पेक्ट से बताता हूं कि आपके वो लोग जिनके अंदर जो है वो दूसरा कंजुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ पड़ा होगा और उसकी वजह से जॉन्डिस होगा, तो क्या उनके अंदर हम फोटोथेरापी कर सकते हैं? तो नहीं, उनके अंदर हमें फोटोथेरापी करने का फायदा ही नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है वो तो ऑलरेडी वाटर सोल्यूबल होती है, तो इसमें फोटोथेरापी करने का तो फायदा ही नहीं है। इट मींस कि अगर किसी पेशेंट को कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया है तो उसके अंदर मसला कंजुगेशन का नहीं है, मसला वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी का नहीं है, मसला यह है कि वो वहां से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। मसला यह है कि आप लोगों का इधर या तो कोई लिवर के अंदर प्रॉब्लम है कि वो यहाँ से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, या आप लोगों की ये वाली जो बाइल डक्ट्स हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है कि वो यहाँ से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। तो उस केस के अंदर फोटोथेरापी का कोई फायदा नहीं होता। बिकॉज आपको पता है कि फोटोथेरापी क्या करवा रही होती है, सिंपली वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करवा रही है, तो उसका तो मुझे फायदा ही नहीं है। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए, ये वैसे आपका एमसीक्यूज भी और ये क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पेशेंट है उसको अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया है तो उसको हम सिंपली फोटोथेरापी करवाते होते हैं। अगर किसी को कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया है तो उसको हम फोटोथेरापी नहीं करवाएंगे बिकॉज ऑलरेडी वाटर सोल्यूबल है। और आपको ये भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है उसको कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया था और मैंने उसकी फोटोथेरापी करवा दी, तो बताएं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम जो है वो अराइज कर सकती है। तो उसके अंदर बेसिकली जो है वो स्किन ब्रोंजिंग हो सकती है। स्किन ब्रोंजिंग क्या होती है? अच्छा, जब आप क्या करोगे कि ये वाला जो पेशेंट है जिसको कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया है, इसको जब आप लोग फोटोथेरापी करवाते हो ना तो पता क्या होता है, ये वाला जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना ये डिफरेंट पिगमेंट्स के अंदर टूट जाता है और वो वाले जो पिगमेंट्स है ना वो जाके आपकी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की जो स्किन का कलर है ना वो ब्राउन या ब्राउन सा हो जाता है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम स्किन ब्रोंजिंग जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है। तो वही आप लोगों की बुक वाला भी लिखता है कि फोटोथेरापी आपने क्या करवानी है, नॉट इंडिकेटेड फॉर कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, बिकॉज ये क्या करवा सकती है, ये आप लोगों की स्किन ब्रोंजिंग जो है वो करवा सकती होती है। और फोटोथेरापी हम कब करवा रहे होते हैं, जब आप लोगों का बिलिरुबिन का जो लेवल है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, तो उस वक्त हम बेसिकली ये वाली जो फोटोथेरापी है वो करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा हो, ठीक है, लाइक मोर देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, तो उस वक्त क्या होगा, यही तो हमारी मेन चीज है जिसको हमने समझना है कि आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल जो बिलिरुबिन का लेवल था वो लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, लेकिन अगर एक बच्चा है और उसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल हो गया है मोर देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो अब क्या होगा, अब इस कंडीशन के अंदर आपका ये वाला जो बिलिरुबिन है ये क्या था, ये फैट सोल्यूबल था। तो ये फॉर एग्जांपल ये आ गया आप लोगों का ब्रेन, तो क्या होगा कि आपका ये ब्लड से होता हुआ ये वाला जो बिलिरुबिन है ये क्या, ये इसको क्रॉस करेगा, इसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, यहाँ आप लोगों की ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ आप लोगों का ब्रेन है, ठीक है। तो इनके दरमियान में ये वाली जो दीवार है इसको हमने क्या कह दिया, ये वाली जो आप लोगों की कैपिलरीज की दीवार है इसको हमने सिंपली क्या कह दिया, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आप देखें ये वाला किसका बना हुआ था, फैट्स का बना था। ये वाला जो आप लोगों का ब्लड ब्रेन बैरियर है वो किसका बना हुआ है, फैट्स का। और हमारे पास ये वाला जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये भी क्या है, ये भी फैट सोल्यूबल है। तो क्या होगा, ये इसको इजीली क्रॉस कर लेगा और क्रॉस करके ये आप लोगों के ब्रेन के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये आप लोगों के ब्रेन के अंदर जाके डिपॉजिट होता है तो उसकी वजह से आप लोगों का जो ब्रेन है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, आपका जो ब्रेन है वो काम करना छोड़ देता होता है। तो इस वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मींस कि आप लोगों का नर्व्स के लिए टॉक्सिक है या आप लोगों के ब्रेन के लिए जनाब टॉक्सिक होता है। अब देखिए आपको पता है कि हम जो है वो नॉर्मली जो सारे काम कर रहे हैं वो हमारा ब्रेन सही काम कर रहा है, तो हम जो है वो जाहिर सी बात है इजीली जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बंदा है, उस बेचारे का अगर एक बच्चा है उसका ब्रेन ही डैमेज हो गया, तो बताएं अब वो प्रॉपरली अपनी जो
जो लाइफ एक्टिविटीज हैं वो कर सकेगा? नहीं, अब वो अपनी प्रॉपर लाइफ एक्टिविटीज जो है वो नहीं कर सकेगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के अंदर जब उसका ब्रेन जो है वो अफेक्ट होगा, तो सिंपली वो वाला, ये आपकी बुक के ऊपर लिखा है, ये आपने लिखना नहीं है, तो सिंपली वो वाला पेशेंट क्या हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा, जरा थका थका रहेगा। उसके बाद वो वाला जो पेशेंट है वो प्रॉपर फीड नहीं कर सकेगा। उसके बाद वो वाला जो पेशेंट है वो बहुत ऊंची आवाज के अंदर होएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को यही तीन चीजें मिलती हैं, लिथार्जी, पुअर फीडिंग, हाई पिच्ड क्राई, और उसके बाद वो वाला जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर आप लोगों को मोर देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो बिलरुबिन का लेवल मिल जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कर्निक टेरस। ये मैं आप लोगों को बुक से अंडरलाइन करवा देता हूं। इस कंडीशन को हमने क्या कह दिया, कर्निक टेरस, जिसके अंदर क्या हुआ कि आपका जो बिलरुबिन का लेवल था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, लाइक मोर देन 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो चुका है। इसके अंदर आप लोगों का जो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन था वो फैट सोल्यूबल था, और उसने क्या किया, ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो क्रॉस किया, और ये जाके आप लोगों के जनाब ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो गया, लाइक बेसल गैंग्लिया के अंदर, लाइक पोन्स के अंदर, लाइक आप लोगों के सेरिबेलम के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए ये आप लोगों के ये वाले जो सारे स्ट्रक्चर है ना, स्लो बोले, स्लो, इससे मजीद स्लो मैं क्या ही बोलूं। किसी और को इशू हो रहा है, या फिर अहमद में भी आप जो है वो जूनियर हो और आपने सिस्टम्स वगैरह नहीं पढ़े हुए, इस वजह से में भी आपको इशू हो रहा होगा। और अगर और किसी को भी इशू हो रहा है तो वो ऐसे मतलब आप लोग रिकॉर्डिंग भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग में आप लोग पास पास करके भी जो है वो चला सकते हो। बाकी मैं कोशिश करता हूं। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि आपका ये वाला जो बिलरुबिन है वो क्या हो रहा था, वो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन फैट सोल्यूबल था, ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर रहा था, क्रॉस करके जाके आप लोगों के ब्रेन के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो रहा था। अब देखिए आप लोगों के बेसल गैंग्लिया, ये सारे कहेंगे आप लोगों के ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं, जिन्होंने न्यूरोलॉजी पढ़ा है उनको पता होगा कि सेरिबेलम आपका बैलेंस जो है वो उसको मेंटेन कर रहा होता है, आपका जो पोन्स होता है ये ब्रीथिंग को रेगुलेट कर रहा होता है, आपका जो बेसल गैंग्लिया है ये आप लोगों की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो अब क्या हुआ कि उधर जाके ये जाके डिपॉजिट हो गया, तो उनको डैमेज करवा देगा। उनको डैमेज करवा रहा है तो आपको पता चल रहा है कि आप लोगों को वही चीजें मिल रही है ना, कौन सी चीजें मिल रही हैं, वो चीज मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया आप लोगों को लिथार्जी वगैरह मिल रही है, आपको पुअर फीडिंग मिल रही है, आपको हाई पीड क्राई मिल रही है। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया। जब आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करोगे तो अब इरिवर्सिबली वो वहां के जो सेल्स हैं, आप लोगों की जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे तो उस पेशेंट के अंदर हाइपरटोनिसिटी मींस कि उसके मसल्स जो है वो इस तरह करके अकड़ जाएंगे, उसको जो है वो सीजर्स जो है वो डेवलप कर जाएंगे, और उसके अंदर आप लोगों को सिफेलो पैडल प्रोग्रेशन मिल रही होती है। अब सिफेलो पैडल प्रोग्रेशन हम किसको कहते होते हैं, सिफेलो आता है हेड के लिए, पैडल आता है पांव के लिए। इट मींस कि उसको जो जॉन्डिस डेवलप होगा वो पहले कहां से स्टार्ट होगा, वो इधर ऊपर से स्टार्ट होगा और देन नीचे जो है वो पांव की तरफ जा रहा होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिफेलो पैडल प्रोग्रेशन जो है वो कह रहे होते हैं। वो वाला जो पेशेंट है उसके अंदर इवेंचुअली जो है वो सेरिब्रल पाल्सी, मतलब वो उसका दिमाग ही सारा जो है वो खराब हो जाता है, तो देन आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये वाली जो कर्निक टेरेस होती है ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, इसको बाद में हम ठीक नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अगर किसी बच्चे के अंदर जॉन्डिस डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर ही ख्याल रखते होते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि हम इस टॉपिक को इतना डिटेल में जाके क्यों पढ़ रहे हैं। ये वाले जो आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन था उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवाना इतना क्यों लाजमी था, बिकॉज अगर हमने उसको ठीक ना किया, उसका लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो वो बच्चा पागल हो जाएगा, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी उसके अंदर डेवलप कर जाएगी। ठीक है, तो देन हम उसको ठीक नहीं कर सकते होते। तो इस कंडीशन का जो है वो हमें लाजमी तौर पर टाइमली जो है वो क्या करना चाहिए, इसको डायग्नोज भी करना चाहिए और उसके बाद जो है वो ट्रीट भी करना चाहिए। अब बात यह है कि हमने इसको डायग्नोज कैसे करना होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है हिस्ट्री के, भैया आपने जो है वो उसको उससे पूछना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चा आएगा, आप पूछोगे कि इसकी एज क्या है, आप पूछोगे कि ये कोई दूध वगैरह तो नहीं पीता, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क पीता है या फार्मूला मिल्क पी रहा है। ठीक है, अब देखिए ये चीज भी मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, यहां से भी ना एमसीक्यूज आ सकता है क्या। आई थिंक मैं ये इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला था, मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस को। हाँ, ब्रेस्ट मिल्क, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मुझे याद आ गया ब्रेस्ट मिल्क। अच्छा, मैं आप लोगों को ना टू टाइप्स ऑफ जॉन्डिस के बारे में बताना चाह रहा था। एक था आपका ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस और एक है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। इसके बारे में ना थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस आना चाहिए। आप देखिए, आपका जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, इसके अंदर एक इंजाइम, मतलब आपका मतलब जो फीमेल का ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर एक इंजाइम पाया जाता है बीटा ग्लूकोरोनिडेज। ये आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सो आपको नोट करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप फीमेल का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर एक इंजाइम पाया जाता है बीटा ग्लूकोरोनिडेज। आपने याद रखना है कि ये वाला जो आपका बीटा ग्लूकोरोनिडेज होता है ना, ये पता है क्या करता है, या आप लोगों की जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन थी ना, ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल बच्चा जो है वो दूध पिएगा, वो दूध कहां पे जाएगा, उसकी जीआईटी के अंदर जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे उसका जो दूध है वो पहुंच गया, और इस दूध के अंदर ये बीटा जी मैं लिख देता हूँ, बीटा ग्लूकोरोनिडेज इंजाइम है। तो आपको पता है जीआईटी के अंदर आपका बाइल भी पहुंचा होता है, जिसके अंदर क्या पड़ा था, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पड़ा था। तो ये वाला जो बीटा ग्लूकोरोनिडेज इंजाइम है ये कन्वर्ट कर देता है इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को इनटू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन।
तो अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये वाला जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है? नहीं सर जी, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कभी भी यहां से एक्सक्रीट नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि इधर से इसको वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ये दोबारा से कहां पे पहुंच जाता है? आप लोगों के लिवर के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इट मींस कि हमारा जो बिलिरुबिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हुआ, वो क्या है कि वो दोबारा से आप लोगों के लिवर के अंदर पहुंच गया। अब जब बच्चा जो है वो दूध पिएगा, दूध के अंदर बीटा ग्लूकुरोनिडेज आएगा, वो कन्वर्ट करेगा कंजुगेटेड बिलिरुबिन को इनटू अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, और ये दोबारा से आप लोगों के लिवर के अंदर पहुंच जाएगा। इसको हम कहते हैं इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन, कि आप लोगों की वो वाली जो सर्कुलेशन, वो ब्लड जो कि फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू जा रहा होता है आपके लिवर, तो इसको हमने क्या कह दिया? इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन जो है वो कह देते होते हैं। तो अब क्या होगा कि इधर आप लोगों का बिलिरुबिन का लेवल दोबारा से ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? उस बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो है वो कह रहे होते हैं। तो ये वाला जो बच्चा होगा इसके अंदर आप लोगों को जो जोंडस है ना, हमने क्या कहा था कि नॉर्मल आपका जो फिजियोलॉजिकल जोंडस था वो क्या रहता होता था? वो तकरीबन एक हफ्ते के लिए रहता होता था, और देन जो है वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता होता था। हमें ऐसा मतलब मोस्टली खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अगर क्या हो कि आप लोगों का वो वाला जो फिजियोलॉजिकल जोंडस है वो परजिस्ट करे और वो तकरीबन चला जाए आप लोगों के 2 से 4 हफ्ते तक, ठीक है, और 2 से 4 हफ्ते के बाद जाके ठीक हो, तो इसको हम क्या कह देते होते हैं? इसको हम ब्रेस्ट फीडिंग जोंडस जो है वो कह देते होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जोंडस की मैं आप लोगों को कुछ निशानियां बता देता हूं। एक ये कि ये एक हफ्ते से ज्यादा चलेगा, दूसरा ये कि ये तकरीबन 2 से 4 हफ्ते के अंदर खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, तीसरा ये कि वो बच्चा प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कर रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है और वो फॉर्मूला मिल्क पी रहा है, तो उसके अंदर तो बीटा ग्लूकुरोनिडेज नहीं होता ना, इट मींस कि उसके अंदर तो मैं सोचूंगा ही नहीं कि ये वाला जो पेशेंट होगा इसको ब्रेस्ट मिलिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो जोंडस है वो, सॉरी, ब्रेस्ट मिल्क जो जोंडस है वो हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क जोंडिस और है, ब्रेस्ट फीडिंग जोंडिस जो है वो और है। अब एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ आता हूं जो कि है आपका ब्रेस्ट फीडिंग जोंडिस। अच्छा, अब वो क्यों हो रहा है? वो बिकॉज ऑफ पुअर फीडिंग हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और वो प्रॉपरली लैक्टेट नहीं कर रहा, वो प्रॉपरली जो है वो फॉर एग्जांपल दूध नहीं पी रहा। जब वो प्रॉपरली दूध नहीं पिएगा तो इट मींस कि अगर एक बच्चा दूध पीता है तो उसको फ्लूइड्स भी मिल रहे हैं, उसको प्रॉपरली कैलोरीज भी मां के दूध से जो है वो मिल रही होती हैं। लेकिन अब अगर एक बच्चा जो है वो प्रॉपरली दूध नहीं पिएगा तो क्या होगा कि आप लोगों की ये वाली जो जीआईटी है वो प्रॉपर इधर काम नहीं करेगी। आप लोगों के यहाँ से प्रॉपर स्टूल्स जो है वो नहीं बनेंगे। जब आप लोगों के प्रॉपर स्टूल्स नहीं बनेंगे तो इधर अगर फॉर एग्जांपल जो बाइल आएगा भी ना तो वो आप लोगों का स्टूल्स के अंदर नहीं जाएगा, वो दोबारा से आप लोगों की बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेगी और दोबारा से वो आप लोगों के लिवर के अंदर दोबारा चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी सीन सेम ही हो रहा है, लेकिन इसमें पीछे काज डिफरेंट है। काज क्या है कि वो बच्चा दूध ही नहीं पी रहा, दूध ही नहीं पी रहा, स्टूल्स नहीं बन रहे, स्टूल्स नहीं बन रहे, तो इधर जो बिलिरुबिन आ रहा है वो आपकी बॉडी दोबारा से जो है वो एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो इसकी वजह से भी बिल्कुल काम वही सेम होगा कि उस बंदे के बच्चे के ब्लड के अंदर जो है वो बिलिरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूं। बेसिक डिफरेंस ये होगा कि ये वाला बच्चा क्या है, वो वाला बच्चा प्रॉपर दूध पी रहा था, लेकिन क्या है कि ये वाला जो बच्चा है ये प्रॉपर दूध नहीं पी रहा होगा। रिपीट मैं कर देता हूं, मैंने क्या कहा कि अगर एक बच्चा है वो प्रॉपरली दूध नहीं पीता, जब प्रॉपरली दूध नहीं पीता, अगर एक बच्चा प्रॉपर दूध पीता है तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉपरली फ्लूइड्स मिल रहे होते हैं, उसको प्रॉपरली कैलोरीज जो हैं वो मिल रही होती हैं। लेकिन अगर क्या है कि एक बच्चा प्रॉपरली दूध नहीं पीता, इट मींस कि अब उसको फ्लूइड्स नहीं मिल रहे, कैलोरीज नहीं मिल रही। अब देखिए आप लोग खाना पीना खाते हो तो फिर ही फीसिस बनते हैं ना, तो जब बच्चा दूध नहीं पिएगा बताएं फीसिस बनेंगे? फीसिस नहीं बनेंगे, तो फीसिस के अंदर ही आपका ये वाला जो बिलिरुबिन है ना वो एक्सक्रीट हो रहा था, तो आप फीसिस ही नहीं बनेंगे तो कहां से मेरा ये बिलिरुबिन है वो एक्सक्रीट होगा? ठीक है, तो अब आपका क्या है कि इधर जो भी बिलिरुबिन आएगा ना वो आपकी बॉडी दोबारा से लिवर के अंदर रीअब्सॉर्ब कर लेती है, तो जिसकी वजह से आप लोगों के ब्लड के अंदर दोबारा से बिलिरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता होता है। तो इसको हम कहते होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ठीक है, अब इसके अंदर आपका आपके ये वाले जो दो जॉन्डिस मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, एक पढ़ाया है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। तो आपने देखा होगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है इसमें जब मैं बच्चे से पूछूंगा, बच्चे की मां से पूछूंगा कि क्या ये प्रॉपर दूध पीता है, वो कहेगी नहीं डॉक्टर साहब ये प्रॉपर दूध नहीं पीता, ये प्रॉपर निप्पल को सक ही नहीं कर पाता। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब आप लोग उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे ना तो वो डिहाइड्रेटेड सा बड़ा आपको कमजोर सा बच्चा मिलेगा, जबकि आपका ये वाला जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस वाला बच्चा होगा ना इसको जब आप लोग फिजिकल एग्जामिन करोगे तो ये प्रॉपर हशाश पिशाश होगा, क्योंकि ये प्रॉपर दूध पी रहा है। ठीक है, तो वो प्रॉपर हशाश पिशाश होता है। आप उसकी मां से पूछोगे क्या ये प्रॉपर दूध पीता है, तो वो कहेगी जी ये तो प्रॉपर दूध पीता है। ठीक है, तो इधर से आप लोग जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते होते हो बिटवीन ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस एंड ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर क्या हो रहा था, बेसिकली आप लोगों की जो इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो रही होती है, मींस कि आप लोगों की इंटेस्टाइन से दोबारा से लिवर की तरफ आपका जो बिलिरुबिन है वो जा रहा होता है।
ठीक है। तो हमारे पास ये काजीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो आप लोगों के ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है। वन ऑफ द जो काज होती है वो आपकी पाइलोरिक स्टेनोसिस भी होती है। इसको मैं जीआईटी के अंदर पढ़ाऊंगा, एक दो लेक्चर्स के बाद हमने उन्हीं जीआईटी प्रॉब्लम्स को जो है वो पढ़ना है। देन हमारे पास कुछ और काजेज भी आ जाती हैं। अब देखिए ये बेसिकली मैकेनिज्म्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली कि आप लोगों का जो नियोनेटल जॉन्डिस डेवलप हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। हमें पता है कि नियोनेटल जॉन्डिस दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से, दूसरा हो सकता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो है वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने क्या कहा था कि बिलिरुबिन क्या कैसे बनता होता है, जब आप लोगों की जो आरबीसीज हैं वो टूटते होते हैं, आरबीसी टूटेंगे ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा। ठीक है, तो इट मींस कि आपका जो एक हाइपर बिलिरुबिनीमिया है वो किस वजह से हो सकता है, जब आप लोगों का जो बिलिरुबिन है वो बहुत ज्यादा बनता होता है। अब हमने क्या कहा था कि जब एक बच्चा होता है तो उस बेचारे का जो लिवर होता है वो इतना ज्यादा मेच्योर नहीं होता। तो अगर क्या होगा, अगर आपके जो आरबीसीज है वो बच्चे के बहुत ज्यादा टूटेंगे, जब बहुत ज्यादा टूटेंगे तो बहुत ज्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा। जब बहुत ज्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा तो ये बहुत ज्यादा आपके लिवर के पास आएगा, लेकिन लिवर तो इतना ज्यादा मेच्योर नहीं है कि वो इतने ज्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो अब क्या होगा, अब आप लोगों के ब्लड के अंदर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाता होता है। इट मींस के हिमोलिसिस इज वन ऑफ द काज ऑफ हाइपर बिलिरुबिनीमिया, वन ऑफ द काज ऑफ अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। और यहां से आपका एमसीक्यूज आता है, और अभी जो आपका एनआरई एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी यहां से एमसीक्यूज आया था। अब उसके अंदर यहां से एमसीक्यूज पता है कैसे आया था, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी माँ हो और कौन से ब्लड ग्रुप का बच्चा हो, तो उनके अंदर ये वाला जो हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, वो डेवलप कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको बताया कि आप लोगों के जो ब्लड ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कोई आरएच पॉजिटिव होता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जनाब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, फ्लाडम का। ठीक है, तो कोई आरएच पॉजिटिव होता है, कोई आरएच नेगेटिव होता है। तो वो अगर आप लोगों को मे भी, अगर आप लोगों ने हिमाटोलॉजी पढ़ी है तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि आरएच पॉजिटिव हम इस बेस के ऊपर कह रहे होते हैं क्योंकि आप लोगों के जो आरबीसीज होते हैं उनके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है वो एंटीजन पाई जाती है। अगर वो पाई जा रही हो तो इसको हम आरएच पॉजिटिव कह देते हैं, अगर वो ना पाई जा रही हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम आर एच नेगेटिव जो है वो कह देते होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक मदर है और वो क्या है, वो जनाब आर एच नेगेटिव है, ये मस्ट आप लोगों ने एमसीक्यू याद रखना है कि अगर एक मदर है और वो आर एच नेगेटिव है और उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो है जनाब आर एच पॉजिटिव, मैं इधर लिख देता हूं कि ये आर एच पॉजिटिव बच्चा है, मदर जो है वो है आर एच नेगेटिव। तो अब क्या होगा, इट मींस कि ये वाली जो मदर है ना, इसके अंदर इस तरह की एंटीबॉडीज पाई जा रही होंगी जिसके लिए ये वाली जो प्रोटीन है वो मतलब इसके जानने वाली नहीं प्रोटीन। तो आपकी बॉडी पता है क्या करती होती है, देखिए आपकी बॉडी के अंदर जब प्रॉपर इसका इम्यून सिस्टम बनता होता है तो इसको अपने सेल्स दिखा दिए जाते हैं। अब ये वाली जो मदर है इसने तो अपने जो आरबीसीज देखे हुए हैं ना, इनके ऊपर कोई आर एच एंटीजन नहीं है, इस तरह की ये वाली जो प्रोटीन है वो नहीं है। इट मींस कि अगर ये इस तरह की अगर आर एच एंटीजन को देखेगी तो ये क्या बना लेगी, ये उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इट मींस कि ये वाली जो माँ है ये है आर एच नेगेटिव। जब माँ आर एच नेगेटिव है इट मींस कि इसके ब्लड के अंदर इस तरह की एंटीबॉडीज पाई जाएंगी जो कि क्या है कि जो आप लोगों की इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ये वाली जो आप लोगों की आर एच प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो अब क्या होगा, अब ये वाली माँ के पेट के अंदर बच्चा कौन सा है, आर एच पॉजिटिव वाला। मींस के ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं ये आएंगी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी और पहुंच जाएंगी बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर उनको किस तरह के आरबीसीज मिल जाएंगे, आर एच पॉजिटिव वाले। मींस के ये वाले आरबीसी जो है वो उनको मिल जाएंगे। तो जैसे ही वो इन आरबीसीज को देखती जाएगी तो इसके लिए तो ये वाले जो आरबीसीज हैं ये समझो टेररिस्ट है, तो वो है ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या कर देती होती हैं, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडीज जो है वो क्रॉस कर रही होती है। आप लोगों की 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होती है, लेकिन इधर जो क्रॉस कर रही होती है वो बेसिकली आप लोगों की जो आईजीजी एंटीबॉडीज है वो क्रॉस कर रही होती हैं। वो क्रॉस करके बच्चे के जो आरबीसीज है उनको बहुत ज्यादा तोड़ देती होती है। जब आप लोगों के बहुत ज्यादा आरबीसीज टूटेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है वो हो सकता होता है। तो यहां से आपका एमसीक्यू आता होता है, आपको पता चल गया कि इंक्रीज्ड बिलिरुबिन प्रोडक्शन क्यों हो सकती है, हिमोलिसिस की वजह से। हिमोलिसिस क्यों हो सकती है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, जिसमें मदर जो है वो नेगेटिव हो और बच्चा जो है वो पॉजिटिव हो। तो मदर के जो एंटीबॉडीज हैं वो जाके बच्चे की जो आरबीसीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती होती है। इसमें आप लोगों के लाइक आरबीसीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अब इनकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये हिमाटोलॉजी की बातें हैं। ठीक है, आरबीसीज के अंदर एंजाइम डेफिशिएंसी हो तो फिर भी आरबीसीज टूटते हैं, आरबीसीज का स्ट्रक्चर प्रॉपर ना बनाओ तो फिर भी आरबीसीज आप लोगों के बहुत ज्यादा टूटते होते हैं। अगर आप लोगों के आरबीसीज प्रॉपर ना बने हुए हो तो फिर भी आप लोगों के आरबीसीज बहुत ज्यादा टूटते हैं। और अगर आप लोगों के ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन चल रहा हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन चल रही हो, तो उस केस के अंदर भी आप लोगों के जो आरबीसीज है वो बहुत ज्यादा टूटते होते हैं। इसको हम सेप्सिस और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, सेप्सिस का होप्सो में भी आपको आइडिया हो कि जब आप लोगों के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इन्फेक्शन
इन्फेक्शन चल रही होती है, इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम जो है वो सेप्सिस कह रहे होते हैं। और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हम कह रहे होते हैं कि जब आप लोगों की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स बन रहे हो, ठीक है, जगह जगह के ऊपर, तो अब आप लोगों के जब ब्लड सेल जो है वो यहाँ से गुजरेंगे तो ये इसके साथ टकराएंगे और बहुत ज्यादा टूट जाएंगे, तो इसकी वजह से भी आप लोगों के आरबीसी टूट सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो बिलरोबिन की प्रोडक्शन जो है वो मिल सकती होती है, जिसकी वजह से आप लोगों को अनकंजुगेटेड हाइपर बिलरोबिनीमिया जो है वो मिल सकता होता है। अब ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जब बच्चा आपके पास जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट कर जाएगा ना, तो अब आपने इवेलुएट करना है कि यार इसको जॉन्डिस क्यों हुआ है, ठीक है, तो आप इन चीजों को देखोगे कि इसके अंदर जो है वो बिलरोबिन की प्रोडक्शन ज्यादा तो नहीं हुई पड़ी, तो अब आप क्या क्या देखोगे, आप लोग बेसिकली उस पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर जाओगे, आप लोग उसकी हिस्ट्री में क्या जाके पूछा था, आपने डाइट का पूछा था, ब्रेस्ट मिल्क पी रहा है या फार्मूला मिल्क पी रहा है, इट मींस कि अगर ब्रेस्ट मिल्क पी रहा था तो हम क्या सोच सकते हैं, हम ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के बारे में जो है वो सोच सकते हैं। देन आप लोगों का अगर यूट्रस के अंदर अगर उसका ड्रग का एक्सपोजर हुआ है, इसमें ना आप लोगों ने एक ड्रग याद रखनी है, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगले लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ाऊंगा, कि आपकी ड्रग होती है एक प्राइमा क्वीन, ठीक है, ये एंटी मलेरियल ड्रग है, तो ये भी आपके आरबीसीज को तोड़ देती होती है, खास तौर पे उन लोगों के अंदर जिनके अंदर G6PD की डेफिशिएंसी हो। ये खैर अभी आप छोड़ें, आप लोग इसमें परेशान हो जाएंगे, मैं आपको आगे हीमाटोलॉजी वाला जब इसके अंदर टॉपिक आएगा तो उसके अंदर समझा दूंगा। खैर, तो ये भी क्या करवा सकती है, ये भी आप लोगों का इमोल्सिस वगैरह जो है वो करवा सकती होती है। देन आप लोग उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछोगे कि कहीं उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर थैलेसीमिया वगैरह या कोई ब्लड प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज अगर उसकी फैमिली के अंदर ब्लड प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी ब्लड प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से उसके आरबीसी बहुत ज्यादा टूट सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें हिस्ट्री से एवेलुएट करोगे कि यार मसला क्या हो सकता है। देन आप लोग क्या करते होते हो, देन आप लोग उस पेशेंट का जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लिवर का प्रॉब्लम है या फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का जीआईटी का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अब इसमें ना जीआईटी का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल उस पेशेंट के अंदर मिकोनियम जो है वो पास ही ना हुआ हो। अब व्हाट इज मिकोनियम, मिकोनियम हम कहते होते हैं आपका जो फर्स्ट स्टूल होता है ना उसको मिकोनियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा पैदा हुआ और उसका जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको हम मिकोनियम कहते हैं। तो कुछ बच्चे पता है क्या होते हैं, उनके अंदर ये वाला जो मिकोनियम है वो पास ही नहीं होता, तो जब पास ही नहीं होता तो अब बताएं इधर से स्टूल, उसकी वजह से क्या हो सकती है, इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है तो बताएं इधर से जो बिलरुबिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो पाएगा। इट मींस कि जो जीआईटी डिसफंक्शन है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका हाइपर बिलरुबिनीमिया जो है वो हो सकता होता है, ठीक है। तो वही आप लोगों को ये वाला जो जीआईटी के डिसफंक्शन आप लोग इवैल्यूएट करोगे कि कहीं उसका जो मिकोनियम है वो तो नहीं पास हुआ, ठीक है, आपने देखना होता है कि पास हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इट मींस के मे भी वो काज हो सकती है जॉन्डिस की। आपने देखना होता है एब्डोमेन डिस्टेंड तो नहीं कर गया, अगर फॉर एग्जांपल उसका एब्डोमेन जो है वो इस तरह डिस्टेंड किया हुआ तो देन आपने सोचना है लिवर की प्रॉब्लम के बारे में। देखिए जब आप लोगों का लिवर जो है वो खराब हो जाता है तो आपको मे भी पता हो कि आप लोगों के लिवर आपकी ब्लड सॉरी आप लोगों के एब्डोमेन के अंदर पानी भर जाता होता है, जिसको हम एसाइटिस कहते होते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इट मींस के अगर उसको एसाइटिस भी है और साथ में जॉन्डिस भी है तो इसको मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ पड़ा है, मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई जो है वो लिवर का प्रॉब्लम हुआ पड़ा है। तो ये सारी चीजें आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, उसके बाद बाकी आप मजीद जो है वो दूसरा टेस्ट वगैरह करवाओगे तो आप लोगों को लिवर प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी, आपको जीआई प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है। देन आपको एक बड़ी टिपिकल चीज देखनी पड़ेगी, वो ये जो कि आप लोगों को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आनी चाहिए, वो ये कि उसके स्टूल्स का कलर कैसा है, वो ये कि उसको जो यूरिन आ रहा है वो कैसा है। अगर उसके जो स्टूल्स का कलर है वो होगा लाइट कलर्ड स्टूल्स और अगर उसको जो यूरिन आ रहा है वो डार्क होगा, तो आपने समझ जाना है इस पेशेंट को जो हाइपर बिलरुबिनीमिया है ना, that is direct hyperbilirubinemia, that is conjugated hyperbilirubinemia। मैं इस कंसेप्ट को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैंने आपको क्या कहा, फॉर एग्जांपल ये होता है आपका लिवर, लिवर से बनता है बाइल, बाइल जाता है आपके गोल ब्लैडर के अंदर, गोल ब्लैडर से ये वाला जो बाइल है वो जाता है आपकी जीआईटी के अंदर, जीआईटी से ये वाला जो आप लोगों का बाइल है मतलब जाहिर सी बात है वो आप लोगों के स्टूल के अंदर चला जाता होता है, ठीक है। और कुछ थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब भी हो जाता है और ये आप लोगों की थोड़ा बहुत जो है वो किडनीज के पास भी चला जाता होता है और देन ये आप लोगों का यूरिन के अंदर भी ये वाला जो बिलरुबिन है वो चला जाता होता है। तो ये सारा पाथवे होता है कि आप लोगों का बिलरुबिन कैसे बॉडी से एक्सक्रीट होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास एक पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर जाता है और उसके अंदर आप लोगों को डार्क कलर्ड यूरिन मिल रहा है और साथ में आप लोगों को लाइट कलर्ड स्टूल्स मिल रहे हैं, तो आपने समझ जाना है कि वो वाला जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हुआ पड़ा है, डायरेक्ट हाइपर बिलरुबिनीमिया हुआ पड़ा है, उसके अंदर जनाब कंजुगेटेड हाइपर बिलरुबिनीमिया जो है वो हुआ पड़ा है। अब वो क्यों, अब देखिए मैंने आप लोगों के जो स्टूल्स है ना उनका कलर ये ब्राउन सा क्यों होता है, बिकॉज इधर क्या आ रहा है, बाइल आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर क्या हो कि इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या कहीं पे भी इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो बताएं आप लोगों का ये इधर से जो कंजुगेटेड बिलरुबिन आ रहा होगा वो आप लोगों के स्टूल के अंदर जा सकेगा, जब स्टूल के अंदर ही नहीं जाएगा तो बताएं आप लोगों का जो है वो स्टूल में कोई कलर आएगा तो नहीं, तो इट मींस कि आप लोगों को क्या मिल रहे होंगे, लाइट कलर्ड स्टूल जो हैं वो मिल रहे होंगे।
दूसरी बात ये कि अब आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, आपके लिवर के अंदर इकट्ठा हो रहा है, तो ये यहाँ से लीक हो सकता है आप लोगों के ब्लड के अंदर, और ब्लड से होता हुआ ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये आप लोगों की किडनीज के अंदर पहुंच जाएगा। जब ये आप लोगों की किडनीज के अंदर पहुंचेगा तो वहां से ये एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा आप लोगों के यूरिन के अंदर। तो आप लोगों को जो यूरिन का कलर है वो क्या मिल रहा होगा, वो डार्क मिल रहा होगा। तो इट मींस आपको समझ लगी कि अगर एक पेशेंट है और उसके अंदर डार्क कलर्ड यूरिन है, उसके अंदर जनाब आप लोगों को जो है वो लाइट कलर्ड स्टूल्स मिल रहे हैं और साथ में उसको जॉन्डिस है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया होगा, कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया होगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज आपको पता है कि दिस इज लिपिड सोल्यूबल। तो लिपिड सोल्यूबल है तो ना ये यूरिन से एक्सक्रीट हो सकता है, ना ये जो है वो फीसिस से एक्सक्रीट हो सकता होता है। ठीक है, तो आपको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर ये वाली चीज नहीं मिलेगी। आप लोगों को जो है वो ये वाला जो कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया है उसके अंदर ये वाली जो चीज है वो मिल रही होती है। तो आप देख सकते हैं कि आप जस्ट इन चीजों को देख रहे हैं, आप जस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ये तो एक अच्छे डॉक्टर की निशानी होती है कि आप वो जस्ट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से जो है वो सारे अपना एवेलुएट कर लेता होता है कि इसको मोस्ट प्रोबेबली क्या प्रॉब्लम चल रही है। बाकी आपको इन्फेक्शन को एवेलुएट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अभी हम पढ़ के हैं कि सेप्सिस वगैरह होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों का जो है वो हाइपर बिलिरुबिनेमिया, आपके आरबीसी बहुत ज्यादा टूट सकते हैं। बर्थ ट्रॉमा होगा, ड्यूरिंग बर्थ अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो ब्लीडिंग होगी, तो आपको पता है ब्लीडिंग होगी तो एक्चुअली आरबीसी टूटेंगे तो क्या बन जाएगा, आप लोगों का बिलिरुबिन जो है वो बन जाएगा। तो आप लोग इन चीजों को जो है वो एवेलुएट कर रहे होते हो, तो आपको पता चल के जब मैं डायग्नोज कर रहा होता हूं तो मैंने उसका हिस्ट्री के ऊपर, फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर जो है वो प्रॉपर ध्यान देना होता है। तो अगर आपको करनी उस बच्चे को करनी टेस्ट डेवलप हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा येलो होगा। दूसरी बात ये कि उसके अंदर आप लोगों को ये वाले जो लिथार्जी वगैरह, सीयर्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो मिल सकती होती हैं। ये अभी हम पहले जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। तो चलें जी, अब आपने क्या कर लिया, अब आपने उस पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो ले लिया है। अब आपने दोबारा अगला काम क्या करना है कि कौन से मैंने टेस्ट करवाने हैं, कौन सी चीजों को अवेलुएट करना है। ठीक है, तो जारी सी बात है आप लोग अवेलुएट करना चाहोगे कि कहीं इसको इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया तो नहीं है। तो अगर इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया का आपको शक पड़ रहा है तो आप अभी तो अवेलुएट करके हैं कि जो इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया है वो किस वजह से हो सकता है, वो आपके आरबीसी के बहुत ज्यादा टूटने की वजह से हो सकता है। इट मींस कि अब आप लोगों को ये वाली जो सारी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, इनको एवेलुएट करना पड़ेगा। अब हम ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे एवेलुएट करते हैं, आप लोग उस पेशेंट का सिंपली जो है वो पूरे का पूरा ब्लड काउंट करवा लोगे, फॉर एग्जांपल उसका सीबीसी करवा लोगे। ठीक है, तो इधर से आपको पता चल जाएगा कि अगर उसके आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रहे हुए तो जारी सी बात है उस बंदे के ब्लड के अंदर आप लोगों को जो आरबीसी का लेवल है वो काफी ज्यादा कम मिल जाएगा। तो आप लोग उसका सीबीसी करवा लेते हो, उसका पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करवा लेते हो। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के अंदर बेसिकली हम ये वाले जो आरबीसी है ना इनको देख रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उधर अगर आरबीसी एबनॉर्मल है, ठीक है, इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो जारी सी बात आपको पता चल जाएगा एबनॉर्मल आरबीसी है वो जो है वो बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये करवा सकते हो। उसके बाद आप लोग जो है वो मदर का ब्लड टाइप देखोगे, बच्चे की ब्लड टाइप देखोगे, कहीं उसके अंदर जो है वो ये वाली इनकम्पेटिबिलिटीज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे, उसके बाद कोम्स टेस्ट करवा सकते हो। कोम्स टेस्ट बेसिकली होता है कि उसके अंदर ना हम बच्चे के अंदर, उसकी माँ के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज को चेक कर रहे होते हैं कि वो वाली जो एंटीबॉडीज जो कि डिस्ट्रॉय कर देती होती हैं आपके आरबीसी को, उनको हम कोम्स टेस्ट के थ्रू जो है वो चेक कर सकते होते हैं। तो आप लोग ये वाली जो सारी चीजें हैं, उसके बाद बिलिरुबिन के लेवल चेक करोगे तो यहाँ से आपको जरा अंदाजा हो जाएगा कि इसको कहीं इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया तो नहीं है। ठीक है, तो आपने ये करवा लिया। उसके बाद आप लोग एवेलुएट करना चाहते हो कि कहीं इसको डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया तो नहीं है। तो आपको पता है जो डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया वो किस वजह से होगा, जब आपका प्रॉब्लम या तो इधर लिवर से आगे एक्सक्रीशन नहीं हो रही, ऐसे ही है कि नहीं है। तो अनकंजुगेटेड आपका जो कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया वो सिर्फ इस केस में हो सकता है कि मेरा लिवर ठीक ना हो, या क्या है कि ये वाली जो मेरी बाइल डक्ट्स है ना इनके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्चर हो, कि मेरा जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वो बन तो रहा है लेकिन यहां से क्या है कि वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। तो उस केस में इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट बन गया कि मुझे एवेलुएट किसको करना पड़ेगा, इस लिवर को एवेलुएट करना पड़ेगा, इन जो बाइल डक्ट्स हैं उनको एवेलुएट करना पड़ेगा। तो जब आप लोग लिवर को एवेलुएट करते होते हो तो आप एलएफटीज करवाते होते हो, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हो, आप बाइल एसिड्स को चेक करते होते हो। ठीक है, आप लोग जो है वो ब्लड कल्चर को तो खैर इन्फेक्शन वगैरह के लिए चेक करोगे। ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को जो है वो चेक कर रहे होते हो। जब आप लोग चेक करना चाह रहे होते हो कि मेरा वो वाला जो सारा बाइल का ट्रैक है, बाइली ट्रैक है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आप लोग अल्ट्रासाउंड या हाइडा स्कैन करवाते होते हो। ठीक है, जिसमें आप लोग चेक करना चाह रहे हो कि कोई कोई कोलिस्टेटिक डिजीज तो नहीं है, मींस कि आप लोगों का यहाँ से जो है वो बाइल प्रॉपर्ली फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। या हाइडा स्कैन से ना आप लोगों को ये सारे बाइल फ्लो का पता चल रहा है। ठीक है, तो आपका सिंपल कंसेप्ट बन गया कि जो जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ। बाकी अगर अगर किसी पेशेंट को जो है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो तो उसका भी लिवर जो है वो डैमेज हो रहा है। अगर आप लोगों के अमाइनो एसिड्स की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी आप लोगों का लिवर जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था। अगर किसी पेशेंट को जो है वो, अब ये स्वेट टेस्ट हम क्यों करवा रहे थे ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर किसी पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो तो उसके अंदर भी आप लोगों का जो है वो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा था, तो उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो है वो हो सकता है। तो उसको हम एवेलुएट करने के लिए स्वेट टेस्ट करवाते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे अभी आपने ध्यान
नहीं देना। या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेशेंट आया और वो जॉन्डस्ड है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम चलो एमसीक्यू बना लेते हैं। मेरे पास एक बच्चा जो है वो प्रेजेंट कर गया और उसको क्या था, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा था। देन मैंने देखा कि उसको यार बुखार भी है, देन मैंने देखा कि यार उसका बीपी भी कम है, देन मैंने देखा कि उसका जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज हुआ पड़ा है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये पता है कब होती है, जब बंदे के अंदर इन्फेक्शन हुआ पड़ा हो और उसके अंदर जो है वो सेप्सिस डेवलप हुई पड़ी हो, तो उसके अंदर जो है वो हमें ये सारी चीजें मिल रही है। इट मींस कि इसको ये जो जॉन्डिस हुआ पड़ा है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली किसकी वजह से हो सकता है, सेप्सिस की वजह से जो है वो हो सकता होता है। तो उसको हम जो है ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो इसको हम जो है प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे होते हैं। देन अगर हम फॉर एग्जांपल मजीद काजेस की बात करें, अब दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले पढ़ा है वो जरा इंपॉर्टेंट था, तो उधर मैं जरा स्कूल से पढ़ाता रहा हूं, अब मैं थोड़ी सी स्पीड लगाने लगा हूं। अब देखिए देन हमारे पास कुछ और भी काजेस आ जाती हैं, लाइक ये हमारे पास ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो है वो बिलिरुबिन प्रॉपरली अपटेक ही नहीं हो रहा, आप लोगों का हमने क्या कहा कि आपका जो लिवर है इसने क्या करना है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कन्वर्ट करना है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर, और इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को यहां से एक्सक्रीट करवाना है। ऐसे ही कि नहीं है, हमने ये कहा। इट मींस क्या, लिवर के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि एक तो ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अब कन्वर्ट करने के लिए इसको बेसिकली जो एंजाइम चाहिए होता है ना, दैट इज यूजीटी एंजाइम। तो अगर फॉर एग्जांपल क्या होगा कि आपका ये वाला जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, इट मींस के प्रॉब्लम कहां पे है, वो आप लोगों के यूजीटी एंजाइम के अंदर है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हो रही होती है इसको हम गिलबर्ट सिंड्रोम कह रहे होते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम क्या है कि इसके अंदर वो वाला जो पेशेंट है उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत जॉन्डस मिल रहा होगा। जॉन्डस क्यों मिल रहा होगा, बिकॉज उसके अंदर ये वाला जो यूजीटी एंजाइम है वो सही नहीं बना हुआ, तो इसको हम गिलबर्ट सिंड्रोम कहते होते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास आ जाती है क्रिगलर नाजार सिंड्रोम। अब देखिए ये वाली जो क्रिगलर नाजार सिंड्रोम है ना, इसके नाम पढ़ने से आपको पता लग रहा होगा कि ये वाली जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसमें बेसिकली होता पता है क्या है कि आपका ये वाला जो यूजीटी एंजाइम है ये बिल्कुल होता ही नहीं है। जब देखें आपका यूजीटी एंजाइम बिल्कुल ही नहीं होगा, इट मींस कि आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। जब कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम जाहिर सी बात है क्रिगलर नाजार सिंड्रोम कह देंगे। अब जाहिर सी बात है आपकी बॉडी से ये जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा इसका लेवल जो है वो इंक्रीज मिल रहा होगा, आप लोगों को हाइपर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिनेमिया जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें इवन के ये वाला जो क्रिगलर नाजार सिंड्रोम है ये बहुत ज्यादा सीवियर होता है, और इसमें वो वाला जो पेशेंट है उसकी इवन के डेथ भी हो सकती होती है। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू आ सकता है, गिलबर्ट सिंड्रोम इसके अंदर आपका यूजीटी एंजाइम थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता, तो ये माइल्ड सा प्रॉब्लम है। जबकि क्रिगलर नाजार क्या ये बहुत ज्यादा सीवियर होता है, इसके अंदर आपको यूजीटी एंजाइम मिल ही नहीं रहा होता। देन हमारे पास कुछ और सिंड्रोम्स होती हैं जिसमें आपका कॉन्जुगेशन जो है वो हो चुकी है, लेकिन यहाँ से आप प्रॉपर जो है वो आप लोगों की एक्सक्रीशन जो है वो नहीं हो पा रही होती। ठीक है, तो इसमें आप लोगों की डोबिन जॉनसन सिंड्रोम आ जाती है, रोटर सिंड्रोम आ जाती है। तो इसमें जस्ट आपने एक चीज याद रखनी है, ये वाला भी पेशेंट आपके पास जॉन्डस के साथ जो है वो प्रेजेंट कर जाएगा, लेकिन इसमें आप लोगों को जो डी है ना, डी से आपने याद रखना है डार्क। तो वो वाला जो पेशेंट है उसका लिवर आप लोगों को डार्क मिल सकता होता है, इसमें कॉन्जुगेशन जो है वो हो रही होती है, लेकिन यहाँ से एक्सक्रीशन आप लोगों का जो लिवर है वो नहीं कर पा रहा था। तो डोबिन जॉनसन सिंड्रोम के अंदर अगर आपको कोई भी एमसीक्यू देता है और वो कहता है कि पेशेंट जो है वो मेरे पास प्रेजेंट कर गया और मैंने देखा कि उसका जो लिवर है वो डार्क है, काला है, तो आपने समझ जाना दैट इज मोस्ट प्रोबेबली डोबिन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, जो रोटर सिंड्रोम होती है इसमें भी एक्सक्रीशन का ही प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर भी आप लोगों की कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज हुई पड़ी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, कॉन्जुगेशन तो होगी, यहाँ से एक्सक्रीशन नहीं हुई पड़ी, इट मींस कि आप लोगों को जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इसमें ऐसा जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं मिल रहा था, इसमें लिवर भी जो है वो आप लोगों को नॉर्मल मिल रहा होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं कि जो कि क्या है, दीज आर द मैकेनिज्म जिनकी वजह से आपका जो जॉन्डिस है वो डेवलप कर सकता था। तो हमने देख लिया कि हम जो है वो इसको कैसे डायग्नोज कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको ट्रीट कर लो, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया तो फोटोथेरेपी कर लो। लेकिन अगर क्या कि बहुत ज्यादा सीवियरली एलिवेटेड है, जिस तरह हमने कहा था कर्निक टेरेस के अंदर है, तो आपको पता है कि अगर मैं उसको टाइमली ट्रीट नहीं करूंगा तो वो बंदा मर जाएगा। अब उसके अंदर जो है वो सेरिब्रल पाल्सी जो है वो डेवलप कर सकती है उस बच्चे के अंदर। तो अब उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं। मींस क्या, उसका मैं क्या करूंगा, ब्लड जो है वो निकाल दूंगा, ब्लड के अंदर ही अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अक्युमुलेट हुआ पड़ा है ना, तो मैं उसका ब्लड जो है वो निकालूंगा और उसके अंदर जो है वो न्यू ब्लड डाल दूंगा, जिसके अंदर जो है वो सी बात है हर चीज नॉर्मल होगी। तो इसको हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम कब करेंगे, जब बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा सीवियरली एलिवेट हो जाएगा, तो उस वक्त जो है वो हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस है वो होता है, एंड इसका जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, जो कि आपने मेन चीजें याद रखनी है। हमने क्या कहा, न्यूनेटल जॉन्डिस क्या है, या आप लोगों का वो जॉन्डिस है जो कि बच्चों के अंदर डेवलप होता है, वो पीलिया जो कि बच्चों के अंदर डेवलप होता है, ये दो तरह का हो सकता है, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ये पैथोलॉजिकल भी हो
सकता है, लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि ये उस बंदे के अंदर जो जॉन्डिस डेवलप किया हुआ है वो बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल के इंक्रीज करने की वजह से हुआ पड़ा है, तो ये ऑलवेज पैथोलॉजिकल होता है। देन मैंने दूसरी चीज, जब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक न्यू नेट जो है वो जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट कर जाता है, तो मैंने क्या देखना है, मैंने कुछ चीजें देखनी होती हैं। क्या उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जॉन्डिस डेवलप किया था? तो अगर फॉर एग्जांपल उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जॉन्डिस डेवलप किया था, तो मैं समझूंगा कि ये पैथोलॉजिकल है, कोई ना कोई अंदर जो है वो उसके पैथोलॉजी चल रही है। अगर मैं मुझे पता चलता है कि नहीं उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं डेवलप किया था, बाद में डेवलप किया, तो मैं समझूंगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल जो है वो हो सकता होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि फिजियोलॉजिकल जो है वो एक वीक के अंदर अंदर जो है वो ठीक हो जाता होता है, लेकिन ये आप लोगों का जो पैथोलॉजिकल है वो परसिस्ट करता होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हैं। अब हम इसको ट्रीट कैसे कर रहे थे, ट्रीट बाय फोटोथेरापी कर रहे थे। उसके बाद अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता था तो कर्निकटेरस जो है वो डेवलप हो सकता था, तो उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे थे, हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है वो कर रहे होते हैं। बाकी इसके काफी ज्यादा सारे काजेस थे जिनको हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये जो जोनस वाला टॉपिक है वो होता है